Hello and welcome friends. Welcome to Judiciary Singh and this is Neha. आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बारे में। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये दोनों ही डॉक्ट्रिन्स की जो बात की गई है वो है आर्टिकल 13 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13 बात करता है उन लॉज़ के बारे में जो कि लेजिस्लेचर द्वारा बना तो दिए जाते हैं, बट अगर वो कहीं से भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेटिव हो या उन्हें किसी भी तरीके से इन्फ्रिंज करने वाले हो तो उनसे कैसे फंडामेंटल राइट को बचाया जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में हम जान चुके हैं क्या होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात करते हैं। If there is any offending part in a statute, then only the offending part is declared void and not the entire statute. इसमें बोला गया है कि अगर लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाता है जिसमें कि कोई भी क्लॉज फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है तो हम उस पूरे एक्ट को नल एंड वॉइड ना घोषित करते हुए सिर्फ उस पर्टिकुलर क्लॉज को जो कि फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेटिव है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सिर्फ उसे हम स्टक ऑफ कर देते हैं, ना कि पूरे एक्ट को। ठीक है, सपोज़ हम एग्जांपल लेते हैं आर्टिकल 13 का ही। ठीक है, आर्टिकल 13 में 3 क्लॉज हैं। पहला बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, दूसरा बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, और तीसरा बात करता है व्हाट द लॉज आर। ठीक है, तो सपोज़ आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 और 2 तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, बट आर्टिकल 13 का जो क्लॉज 3 है वो कहीं से भी मान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करने वाला है, एंड आर्टिकल 13 इज़ अ कंप्लीट एक्ट। ठीक, तो हम पूरे एक्ट को नल एंड वॉइड नहीं घोषित करेंगे, सिर्फ आर्टिकल 13 के उस पर्टिकुलर क्लॉज को, यानी ये थर्ड क्लॉज को हम स्टक ऑफ कर देंगे और बाकी ये दोनों क्लॉज को एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करवा देंगे। सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कैसे काम करती। बट एक चीज़ जो कि ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 को जैसे ही हमने निकाला तो उस क्लॉज को, उस लॉ को बनाने का जो पर्पस था, अगर वो नहीं हल हो पाता है, अगर सपोज़ आर्टिकल 13 का जो थर्ड क्लॉज था वही उसकी सोल था और वही निकाल दिया, तो उस एक्ट को रखने का कोई मतलब नहीं है ना। तो हम पूरे एक्ट को भी नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं, नॉट अस, मतलब सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट को एज अ गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो कहीं भी अगर इंटरप्रिटेशन की बात होती है या कोई कहीं भी कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है तो उस पर क्या डिसीजन लेना है, किस लॉ को किस तरह इंटरप्रेट करना है, क्या मीनिंग दी जाएगी, इसके बारे में कौन डिसाइड कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द गार्डियन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो आइए देख लेते हैं। आर्टिकल 13 स्टेट्स दैट द पोर्शन दैट इज़ वैलिड शुड बी स्टक ऑफ एंड नॉट द एंटायर वन, दैट the valid part can be kept. However, it should be kept in mind that even after separation, the remaining part should not become ambiguous. If the remaining part becomes ambiguous, then the whole statute would be declared void and of no use. इससे रिलेटेड कुछ केसेस को देख लेते हैं। ठीक है, RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है 1957 का। इसमें बोला गया था द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ अ डिटरमाइनिंग फैक्टर, सेवरेबिलिटी इज़ द क्वेश्चन ऑफ सब्सटेंस एंड नॉट ऑफ फॉर्म। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट केस है वो है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बलसारा, एंड अनदर वन इज़ किहोतो होलोहान वर्सेस जाचिलू। सेवरेबिलिटी और एक्लिप्स, इन दोनों के बारे में अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिगर से आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। एक्लिप्स में क्या हो रहा है कि जो पीछे ब्राइट पार्ट है दैट इज़ द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है, वो अपना बना हुआ है, लेकिन जो डार्क पोर्शन है वो फंडामेंटल राइट है जिसका जो कि इन्फ्रिंज हो रहा था उस लॉ की वजह से। तो उस फंडामेंटल राइट की जो है वो उस लॉ को ओवरशैडो कर लेता है जब तक कि वो फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में है। ठीक है, और सेवरेबिलिटी में क्या हो रहा है कि हम उसको सीधे
काट के बाहर कर देंगे, बाकी पोर्शन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चलिए पॉइंट देख लेते हैं। इट इज़ नॉट परमानेंटली डाई बट बिकम्स इनएक्टिव। एक्लिप्स में क्या हो रहा है, वो परमानेंटली जा नहीं रहा है, हम उसको एकदम से नहीं निकाल रहे, बट वो डोमेंट फॉर्म में हमेशा प्रेजेंट रहता है। ठीक, ओनली द ऑफेंडिंग पार्ट इज डिक्लेयर्ड वॉइड, नॉट द इंटायर वन। वैलिड पार्ट कैन बी केप्ट। हम इनवैलिड जो पार्ट होता है उसको वॉइड घोषित कर देंगे, पूरे पूरे को नहीं करेंगे और वैलिड पार्ट को अपने पास रखे रहेंगे, इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। इट इज़ रिमूव्ड व्हेन अनदर मेक्स द लॉ एंड वैलिड अगेन और एन अमेंडमेंट इज़ ब्रॉट टू इट बाय द लेजिस्लेचर। जो एक्लिप्स है उसमें क्या हो रहा है, अगर लेजिस्लेचर को अमेंडमेंट करता है और जो फंडामेंटल राइट है उनमें उसके क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस लाता है तो ये वापस से अपने फॉर्म में एज इट इज़ अपीयर हो जाएगा। ठीक है, सेवरेबिलिटी में क्या हो रहा है कि द रिमेनिंग पार्ट शुड नॉट बिकम एम्बिगस, इफ सो बिकम्स स्टैट्यूट वुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड। सो ऑल थिंग्स दीज थिंग्स आर डन। देखिए इसमें एक और डॉक्ट्रिन है, दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर। ये भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है कि कोई भी बंदा अपनी फंडामेंटल राइट्स को ये कह के नहीं कर सकता कि भाई मेरे राइट्स है, मैं अपने आप से छोड़ता हूँ इसको। कुछ बेसिक राइट्स हैं वो सबको मानने हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी केसेस हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो आर्टिकल है वो डालने का मेन मोटो ये है, ये एक्चुअली में फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 13 इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट उसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में रखा गया बिकॉज उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट हम कैसे करेंगे इसके बारे में प्रोविजंस उसमें दिए गए हैं। ठीक है, बिकॉज जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका मेन पर्पज़ ये था कि जो भी अभी तक हमारे स्टेट में डिस्क्रिमिनेशंस फैले हुए थे, इधर इट्स अबाउट अनटचेबिलिटी, इधर इट्स अबाउट कास्टिज्म और एनीथिंग, इन सब चीज़ों से हट करके हम एक वेलफेयर स्टेट को फॉर्म कर सकें। और वेलफेयर स्टेट को फॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, एज़ वी ऑल नो कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिलते हैं, ना कि फॉरेनर्स को। ठीक है, सो इंडियन सिटीज़न को एक बेटर लाइफ जीने के लिए, इक्वालिटी के साथ जीने के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट राइट्स थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में रखे गए थे। इनको बचाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये राइट्स हमें मिलते हैं किसके अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट। सो स्टेट इसमें किसी भी तरीके से अमेंडमेंट नहीं कर सके, अपने मनमाने पूर्ण तरीके से काम नहीं कर सके, इसलिए जुडिशरी की इस पर बहुत ही शार्प नज़र रहती है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनना चाहिए लेजिस्लेचर के द्वारा जो कि उसके आर्बिट्रेरी एक्ट्स को बढ़ावा दें और किसी भी तरीके से सिटीजन्स के राइट को वॉलेट करे या उनको अपना ईज़िली अपना लाइफ जीने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। सो इट इज़ ऑल अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। आई होप सभी को समझ में आया हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।